गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। माई सेल्फ डॉक्टर ओपी राय का आप सभी का न्यू उड़ान क्लासेस ऐप पर स्वागत। साथ ही फ्रेंड्स, आपका पशुधन सहायक बैच में स्वागत। इसी के साथ में आज का हम जो टॉपिक है, सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की हम शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी इस पशुधन सहायक के एग्जाम के अंदर हम जेनेटिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपके 8 यानी कि 8 प्रश्न जो हैं वो पूरे इस चैप्टर से आएंगे, जो कि आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम इसके बेसिकली इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहां पे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं कि इस जेनेटिक्स आनुवंशिकी का अर्थ क्या है। तो इस जेनेटिक्स आनुवंशिकी हम बात करते हैं तो इस यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति जिसे आप हेरेडिटी कहेंगे यहां पे, और विभिन्नताओं यानी कि वेरिएशंस कहेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। अब यहां पे हम एक एक वर्ड को समझ रहे हैं कि सबसे फर्स्ट वर्ड है हेरेडिटी। इस हेरेडिटी वंशागति का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो वंशागत लक्षण होते हैं, उन वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना। यानी कि जो वंशागत लक्षण होते हैं, उन वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से, जैसे कि माता पिता से संतति में यानी कि अगली पीढ़ी में जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है उसे हम हेरिडिटी यानी कि वंशागति कहते हैं। विभिन्नताओं की बेसिकली हम बात करें, इसका मतलब होता है कि जो भी लक्षण आगे आएंगे उनमें असमानताएं पाई जाती है, असमानताएं होगी। ओके, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का तात्पर्य होगा वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना। यानी कि जो भी लक्षण होते हैं वो हमारे पेरेंटल माता पिता से संतति में जो लक्षण आगे जाते हैं उसी को हम हेरिडिटी यानी कि वंशागति कहते हैं। यहां पे छोटा सा वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वंशागति जो शब्द है, वंशागति हेरिडिटी जो शब्द है, ये शब्द स्पेंसर ने दिया। ओके, अब हम अगले बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक की बात करते हैं। आनुवंशिकी का जनक, तो आनुवंशिकी के जनक की हम बात करते हैं, वो है हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल सर। ग्रिगोर जॉन मेंडल, आप यहां से याद रखेंगे आनुवंशिकी का जनक ग्रिगोर जॉन मेंडल पूरा नाम है, शॉर्ट में आप याद रखेंगे तो मेंडल। ओके, अगला यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, उनके हम बात करेंगे, वो है हमारे बैटसन सर। ओके, इस साथ में हम बात कर सकते हैं मानव आनुवंशिकी का जनक। मानव आनुवंशिकी का जनक, और मानव आनुवंशिकी जनक की हम बात करते हैं, वो है हमारे गैरट सर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानव आनुवंशिकी का जनक गैरट सर की बात करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स।
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, अनुप्रयोगिक आनुवंशिकी का जनक, उसकी हम बात करते हैं, वो है हमारे मॉर्गन सर। मॉर्गन सर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मॉर्गन सर ने ही जीन सिद्धांत दिया है, मॉर्गन ने ही जीन थ्योरी, जीन सिद्धांत दिया है। इसके अलावा सहलगनता शब्द मॉर्गन सर ने दिया है। सहलगनता सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं, वो भी हमारे मॉर्गन सर ने दिया है यहां पे। इसके अलावा हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर यानी कि जिसे हम कहते हैं जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर यानी कि इसको हम कहते हैं जीन विनिमय। इनके बारे में हमारे मॉर्गन सर ने ही बताया, तो आप याद रख सकते हैं, मॉर्गन सर ने जीन थ्योरी, सहलगनता, लिंकेज, सहलगनता सिद्धांत, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, इनके बारे में हमारे मॉर्गन सर ने बताया है। चलिए फ्रेंड, ये था हमारा कुछ बेसिकली जो हमारी जेनेटिक्स के बारे में हम समझे कि जेनेटिक्स हेरिडिटी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हेरिडिटी क्या होती है वो हमने समझी है। यहाँ पे विभिन्नताओं की हमने बात की कि जो असमानताएं जो उत्पन्न होती है, कि जो माता पिता से जो लक्षण संतति में जाते हैं वो 100% तो नहीं जाते हैं किसी से, तो वो आधे जो कारक आते हैं, आधे जो लक्षण आते हैं वो माता से आते हैं, आधे जो आते हैं वो पिता से आते हैं। इसका मतलब दोनों के ही यहाँ पे लक्षण मिक्स होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं असमानताएं भी उत्पन्न होती है। ओके, अगला हम टॉपिक की बात करेंगे, वो है हमारे मेंडल साहब की जो आनुवंशिकी है उसकी बात करेंगे। मेंडल आनुवंशिकी के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है हमारे मेंडल के नियम। इसी के साथ में हम ये देखेंगे कि जो मेंडल के नियम हैं वो आए कहां से, वो प्राप्त मेंडल साहब को कहां से हुए, वो हम देखेंगे। तो मेंडल के हम नियमों की बात करेंगे। मेंडल के नियम तीन प्रकार के हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरे की बात करेंगे स्वतंत्र अफ्यून का नियम। और इसी के साथ में हम यहाँ पे कुछ विपर्यासी लक्षण लेते हुए उनका हम क्रॉस यानी कि संकरण कराएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं एकल संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण की बात करेंगे। इसी से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मेंडल साहब के बारे में। मेंडल साहब का जन्म की हम बात करते हैं, तो मेंडल साहब का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया एक देश है वहां पे हुआ था, जो एक सिलिसिया गांव है, वहां से ब्रून शहर है उनका, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो मेंडल साहब की जीवनी के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, तो मेंडल साहब का जन्म की हम बात करते हैं, तो यह है 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ये कहां के निवासी थे, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया, जहां पे हेजेनट्रॉफ्ट एक प्रांत है और सिलिसिया गांव है, सिलिसिया गांव है। और इनका जो शहर है वो शहर है ब्रून शहर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यदि यहां से क्वेश्चंस की बात की जाती है तो वो ये की जाती है कि मेंडल साहब ने आनुवंशिकी के अंतर्गत किस पे कार्य किया था, किस पे प्रयोग किए थे। वो जो प्रयोग किए थे उन्होंने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर। उद्यान मटर, इंपॉर्टेंट लाइन, उद्यान मटर यानी कि जिसे हम कहते हैं गार्डन पी। उद्यान मटर गार्डन पी पे प्रयोग किए थे। और गार्डन पी जो है इसका वैज्ञानिक नेम, बॉटनिकल नेम की हम बात करते हैं, वो है पाइसम सेटाइवम। तो ऑप्शन के अंदर आपको उद्यान मटर मिल सकता है या मिलेगा पाइसम सेटाइवम। इसी के साथ हम बात करेंगे यहां पे, तो मेंडल साहब ने उद्यान मटर के 14 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। 14 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, क्योंकि इन्होंने जो लक्षण लिए थे वो लिए थे 7 जोड़ी
विपर्यासी लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर के प्रयोग किए थे। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं उद्यान मटर के अंदर हम गुणसूत्र की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या जो है इसके अंदर वो होगी यहाँ पे 14। तो 2n बराबर है यहाँ पे 14 की हम बात करेंगे उसके अंदर। तो मेंडल साहब ने उद्यान मटर के 14 लक्षणों को लेकर उनकी वंशागति का अध्ययन किया है। ओके, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, जैसे कि उदाहरण की हम बात करते हैं तो मटर के जो पौधा था उसके लंबाई का लिया था, उसके फ्लावर यानी कि पुष्प का रंग लिया था, पुष्प की स्थिति की बात करते हैं वो लिया था, इसी के साथ में जैसे कि फली का आकार लिया था, फली का रूप होता वो लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ 7 लक्षण लिए थे और 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उन्होंने। तो यहाँ पे 7 जोड़ी लक्षणों का विपर्यास लक्षणों का यहाँ पे अध्ययन किया था। ओके, साथ में बात कर लेते हैं इनके जो भी लेख जो प्रकाशित हुए थे वो किसके अंदर हुए थे, याद रखना वो आपको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक एक पत्रिका थी, उसके अंदर इनके जो आर्टिकल्स थे वो इनके छपे थे। ओके, इसी के साथ में हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं। तो इनकी डेथ हुई थी 6 जनवरी 1884 को हुई थी। कारण इनकी डेथ होने का रीजन था कि इनकी जो किडनी थी उस किडनी के अंदर डिसऑर्डर यानी कि किडनी में विकार था, और किडनी के विकार के अंदर हम बात कर रहे थे तो इनको एक लंबे टाइम से नेफ्राइटिस हो गया था, नेफ्रॉन के अंदर संक्रमण यानी क्रॉनिक नेफ्राइटिस की हम बात करते हैं, उसी कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, इसके अलावा ये उद्यान मटर, इसके अलावा ये काम क्या करते थे, इनका जो कार्य था ये चर्च में पादरी थे, चर्च में पादरी भी थे। ओके, तो ये तो बेसिकली मेंडल साहब के बारे में था। ओके, अब हम बात करते हैं मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें उनकी सफलता और असफलता के क्या कारण थे। बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण की बात करते हैं कि वो सफल क्यों हुए, और असफलता की बात करेंगे कि वो असफल भी क्यों हुए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल साहब की असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण। आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल की असफलता के कारण, जिसमें आपको ऑप्शन में से छांटना होगा कौन सा होगा। तो मेंडल की असफलता के कारण उनमें से क्या क्या असफलता के कारण थे। सबसे पहले देखते हैं कि जिस समय मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उसी समय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन सर, इनकी एक विवादास्पद बुक थी, विवादास्पद पुस्तक जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति का उद्भव या उत्पत्ति। ये जो विवादास्पद जो पुस्तक थी ये बहुत ज्यादा चर्चित थी, उसमें बहुत ज्यादा चर्चित यानी कि बहुत ज्यादा फेमस थी। तो ऑब्वियसली लोगों का ध्यान पूरा डार्विन साहब की विवादास्पद पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की तरफ था। लोगों का ध्यान मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट थे, जो आर्टिकल्स छपे थे, इनके जो रिजल्ट थे, उन पे किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये भी एक असफलता का कारण था। ओके, दूसरा कि मेंडल साहब के जो आलेख थे, जो आर्टिकल्स थे, जिन पत्रिका में छपे थे वो पत्रिका वहां पे ज्यादा फेमस नहीं थी, जो जिस पत्रिका के अंदर उनके आर्टिकल्स छपे थे तो वो ज्यादा फेमस नहीं थी, तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ भी नहीं गया था। ओके, तीसरी बात करते हैं कि मेंडल साहब के जितने भी जो प्रयोग किए थे, ओके, जो संकरण से प्राप्त जो परिणाम थे, रिजल्ट जो थे वो क्या थे, उनके वो गणितीय उनके जो आंकड़े थे, परिणाम के जो गणितीय आंकड़े थे वो गणितीय आंकड़े बहुत ही ज्यादा जटिल थे।
बहुत ही ज्यादा जटिल थे, कॉम्प्लेक्स थे, तो लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, तो लोगों ने उस पर वो ध्यान नहीं दिया था। इसी के साथ में यहां पे बात करते हैं कि जो मेंडल साहब, तो मेंडल साहब को एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कार्ल नागेली सर। तो कार्ल नागेली के कहने के अनुसार मेंडल ने हेरासियम एंड लेबला जो प्लांट पौधे थे उन पे प्रयोग किए थे, उन पे संकरण किए थे उन्होंने। यानी कि मेंडल साहब को कार्ल नागेली ने कहा था कि भाई साहब आप हेरासियम और लेबला पौधों पे संकरण करवाइए। तब मेंडल साहब ने हेरासियम और लेबला पे जब एक्सपेरिमेंट किया थे तो इनके जो रिजल्ट जो थे वो क्या थे, वो बहुत ही अलग प्राप्त हो रहे थे। जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था। जैसे संकरण करा के जिस तरीके से उनको रिजल्टेंट संततियां मिलनी चाहिए थी वो संततियां वहां पे नहीं मिली थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण जो हेरासियम और लेबला प्लांट होते हैं इनके अंदर कायिक अनिषेक जनन पाया जाता है, कायिक अनिषेक जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है यहां पे। तो ऑब्वियसली वहां पे रिजल्ट तो उनके बिगड़ने थे। ओके, तो ये थे असफलता के कारण। ओके, फिर अगला हमारा टॉपिक है यहीं पे कि मेंडल साहब की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, कि वो सफल हुए थे तो उनके क्या कारण थे। ओके, तो पहले यदि कारण की हम बात करते हैं तो सबसे पहला कारण कि मेंडल साहब ने जब मटर के पौधे का चयन किया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी कि उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे का चयन करना, ये भी अपने आप में क्या हो गई, इनकी सफलता हो गई थी। ओके, फिर इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे का ही सिलेक्शन किया था, उसी का ही उन्होंने क्या किया था, चयन किया था। इसका कारण क्या था यहीं पे हम बता देते हैं कि इसके कारण से उनको क्या फायदा हुआ। क्योंकि आपको पता जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय प्लांट होता है, 1 वर्षीय, जिनका जीवन काल की हम बात करते हैं बहुत ही छोटा होता है। जीवन काल की बात करते हैं बहुत ही छोटा होता है, 1 वर्ष होता है। इसी के साथ में ये द्विलिंगी होता है, ये बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी होता है। और इस द्विलिंगी से क्या तात्पर्य कि जो मटर के जो पौधा होता है उस एक ही पौधे के पास में नर जननांग भी उपस्थित होता है, नर जननांग जिसे हम जैसे पुंकेसर होते हैं वो भी उपस्थित होता है। इसके अलावा मादा जननांग की हम बात करते हैं, जैसे कि अंडक की बात करते हैं, तो वो भी उसके पास में एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। तो ये द्विलिंगी होता है। इसका क्या फायदा कि एक ही मटर के पौधे पर जब नर जननांग भी उपस्थित है और मादा जननांग भी उपस्थित, इससे फायदा क्या है, इससे देखिएगा फायदा बहुत ज्यादा फायदा है। एक तो क्या होगा, इसमें स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि नर जननांग और मादा जननांग एक ही पौधे पर है, तो नर जननांग के जो होंगे वो क्या परागण होंगे, वो मादा जननांग अंडक पे आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, स्वपरागण में हेल्पफुल है। और यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कि हम स्वपरागण नहीं हो तो उसको भी हम रोक सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे पर परागण भी करवा सकते हैं, पर परागण भी करवा सकते हैं। तो ये भी एक सफलता का कारण था। मटर के पौधे का चयन करना वो किस लिए उनके लिए ज्यादा सफलता में रहा था, क्योंकि मटर के पौधे का जो होता है वो 1 वर्षीय होता है, एनुअली प्लांट है। ये जीवन काल, लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट है इसका। ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि इसके पास में जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं वो एक ही पादप पे होते हैं। इससे क्या आसानी, इससे ये कि हम उसमें सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण करा सकते हैं, और यदि हम चाहें तो वहां पे पर परागण भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या सफलता का कारण, दूसरा इसकी सफलता के कारण के अंदर कि मेंडल साहब ने क्या किया था, मेंडल साहब ने एक ही समय में, वंस टाइम, एक ही समय में केवल एक या दो जोड़ी विभेदात्मक लक्षणों, एक या दो जोड़ी विभेदात्मक
लक्षणों के मध्य संकरण करवाए थे। यानी कि मेंडल साहब एक ही समय में या तो एक जोड़ी लक्षण लेते या दो जोड़ी लक्षण लेके उन विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाए थे। तो ये भी एक सफलता का कारण था। इसका एक रीजन था कि मेंडल साहब से पहले एक साइंटिस्ट आया था, उनका नाम है कॉलेर्यूटर। और कॉलेर्यूटर सर ने तंबाकू पे काम किया था। कॉलेर्यूटर ने तंबाकू पे काम किया था। और इसके अलावा साइंटिस्ट और आए थे गोस एंड नाइट। गोस और नाइट ने भी किस पे काम किया था? मटर के पौधे पे। लेकिन दोनों लोगों ने क्या गलती की थी? इन्होंने दो से अधिक विपर्यासी लक्षण लेकर के उनके मध्य संकरण करवाए थे, जिससे उनके क्या हो गए थे? रिजल्ट जो थे वो मिक्स हो गए थे, यानी कि वहां पे रिजल्ट जो थे वो बिगड़ गए थे। तो मेंडल साहब ने इन लोगों ने जो गलती की थी, इन लोगों की गलती से ही सीखा था कि ज्यादा हमें लक्षण लेकर नहीं करवाना है। तो उन्होंने क्या किया? मेंडल साहब ने फिर एक ही समय में एक या दो जोड़ी विभेदात्मक लक्षण लेकर के संकरण करवाए थे। चलिए फ्रेंड, ये बेसिकली था कि मेंडल साहब के बारे में हमने देखा, मेंडल साहब की सफलता के बारे में देखा था कि सफलता के कारण क्या थे, असफलता के जो कारण है वो भी हमने यहाँ पे देखे हैं। छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे कि मेंडल साहब ने यहाँ पे कुछ तकनीकें अपनाई थी। वो कौन सी तकनीकें वो देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, मेंडल की तकनीकें। ओके, मेंडल की तकनीकी की बात करते हैं। तो मेंडल की तकनीकें जो हमें अपनाई गई थी, वो जो मटर के पौधे का चयन किया था, उसके अंदर हम स्वपरागण और परपरागण होते हैं। इन्हीं के लिए कि इनमें हम चाहते हैं कि स्वपरागण ही हो, कि वो जो लक्षण है पहले माता पिता के अंदर, वही लक्षण क्या है वो आगे जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि स्वपरागण नहीं होकर के किसी अन्य प्रजाति के जो लक्षण है वो अगली संतति के अंदर हम भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? परपरागण भी करवा सकते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण के लिए ही मेंडल साहब ने कुछ तकनीकें यूज की थी, यहाँ पे टेक्निक्स यूज की थी। वो हमारे जो है मेंडल की तकनीकें, मेंडल की तकनीकें, टेक्निक्स की हम बात करेंगे। तो पहली जो टेक्निक्स है याद रखना है आपको, विपुंसन, इमैस्कुलेशन, विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन की बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि जो मटर का पौधा वो द्विलिंगी है, उसके पास में नर जन्नांग भी है और मादा जन्नांग भी है। तो विपुंसन के अंदर हम क्या करेंगे? मान लेते हैं कि एक प्लांट है, ये फ्लावर है, जहां पे नर जन्नांग भी है और इसी के पास में यहाँ पे मादा जन्नांग भी है। ओके, नर जन्नांग जो है वो हमारा यहाँ पे पुंकेसर है और मादा जन्नांग की बात करेंगे अंडक पे। ओके, तो विपुंसन प्रक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो बाल्य अवस्था में ही जो नर जन्नांग जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर को हटाना, इसको हम वहां से हटाना, रिमूव कर देना। यानी कि जो नर जन्नांग पुंकेसर जो है उसको बाल्य अवस्था से ही वहां से हटाना जो है, उसी को हम कह देंगे विपुंसन। ओके, जब इसको हटा रहे हैं तो हम कह रहे हैं विपुंसन इमैस्कुलेशन। इससे फायदा क्या है? देखिएगा, हम क्या चाहते हैं? हमने क्या नर वाले को यहां से हटा दिया है। इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे खुद का इसका पुंकेसर के पास में जो परागकण है वो इसके अंडक पे नहीं है, तभी तो हटा रहे हैं। इसका मतलब हम स्वपरागण को रोकने हेतु, स्वपरागण को रोकने हेतु, तो जब स्वपरागण को रोकने तो हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि ये जो इनके जो परागण थे वो नहीं आकर के और किसी के परागण हैं वो परागण यहां पे आए। यानी कि हम चाहते हैं कि पर परागण को संपन्न करवाने हेतु हम चाहते हैं कि वहां पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो, वहां पे कौन सा हो? क्रॉस पोलिनेशन वहां पे हो। इसीलिए हम इसको करना चाह रहे हैं। ओके, तो दूसरे टॉपिक की हम टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, वो है हमारी थैलीकरण यानी कि बैगिंग की बात करेंगे। ओके, थैलीकरण का मतलब है मटर का पौधा है, उसी के पास में मेल यानी नर जन्नांग भी है
और मादा जननांग फीमेल वाला जननांग भी है यहाँ पे। तो हम क्या चाहते हैं कि प्लास्टिक की थैली से इसको हम बांध देते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक की थैली से हम इसको बांध देते हैं, थैलीकरण कर देते हैं। इससे हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ के जो परागकण है वो परागकण इस फीमेल वाले भाग तक आ जाए, यानी कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्वपरागण हो, स्वपरागण प्रक्रिया है। तो हम स्वपरागण करना चाहते हैं, इसलिए हमने थैलीकरण किया। तो हम रोकना किसको चाह रहे हैं कि बाहर से कोई यहाँ पे अंदर नहीं आए, यानी कि हम पर परागण को रोकने हेतु कर रहे हैं, पर परागण को रोकने हेतु हम बात करेंगे। तो ये तो मेंडल की तकनीक के बारे में दो हैं हमारे पास में। एक है इमस्कुलेशन यानी कि विपुंसन। विपुंसन में क्या करेंगे, मटर के पौधे के पास में नर जननांग भी है, मादा जननांग भी है। तो हम चाहेंगे जो नर जननांग वाला भाग है, पुंकेसर वाला भाग है, उसको हम बाल्य अवस्था से यहां से हटा देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो पहले स्वपरागण है वो हमारा यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि बाहर से कोई दूसरी जो भी पीढ़ी है या बाहर से जो भी कोई अच्छे लक्षण है वो हम लेना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम कराएंगे ये। तो स्वपरागण को रोकना चाह रहे हैं, पर परागण बाहर से कोई नए लक्षण यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। थैलीकरण, मटर के पौधे के ऊपर जो पुष्प है उसको हम थैलीकरण कर देंगे, बांध देंगे। और बांधने से फायदा क्या हो जाएगा कि हम चाहते हैं क्या है कि बांधेंगे तो नर जननांग मादा जननांग अंदर रह जाएंगे, इसका मतलब स्वपरागण इजीली होगा और बाहर से जो कोई परागण उड़ के उनके ऊपर नहीं आ पाएगा, यानी कि हम पर परागण को रोकना चाह रहे हैं। ओके, तो यहां तक था ये मेंडल साहब के बारे में जो था ये। अगला फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारी टर्म्स आएगी जिन्हें हमें मीन्स पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ओके, तो हम बात करेंगे अगला इस जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के अंदर प्रयुक्त हम कौन कौन सी यहां पे टर्मिनोलॉजी टर्म्स का यूज करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको पता है कि जैसे हमने कोई लक्षण लिए थे, कोई भी लक्षण जो लिए थे, जैसे पशुओं के अंदर हम कोई भी लक्षण है वो लक्षण हमने लिया, या पादपों के अंदर कोई लक्षण लिया। ओके, तो आपको पता है कोई भी जो लक्षण होता है उस लक्षण को कोई ना कोई ऐसा कारक आता है जो उसको निर्धारित करता है। यानी कि किसी भी जो लक्षण होता है, जो भी लक्षण होते हैं उनको निर्धारित करने वाले, उनका डिटरमाइन यानी उनका निर्धारित करने वाले क्या होते हैं, कारक होते हैं। निर्धारित करने वाले क्या होते हैं, कारक। तो किसी भी लक्षण को निर्धारित जो करने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर यानी कि कारक कहते हैं। ओके, और याद रखना ये कारक जो होते हैं सदैव जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, सदैव जोड़ी के रूप में प्रेजेंट यानी कि पाए जाते हैं। साथ में याद रखें ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सेम लोकस पर उपस्थित होते हैं, सेम लोकस पर स्थित होते हैं। सेम लोकस पर स्थित होने का मतलब होता है ये कारक जो होते हैं ये गुणसूत्र पर आमने सामने उपस्थित होते हैं, आमने सामने उपस्थित होते हैं। कैसे देख लेते हैं, जैसे कि गुणसूत्र है, ठीक है। ओके, और ये भी गुणसूत्र है, ठीक। ओके, तो जो कोई लक्षण होगा वो लक्षण उसकी जो गुणसूत्रों पे क्या उपस्थित होती है, जीन होती है। जीन ही किसको डिसाइड कर रही है, यानी कि जो कारक जिसे हम कह रहे हैं, तो कारक जैसे कि लंबे वाला जो होता है, लंबे वाला, तो इसके लिए कारक कौन सा है, फैक्टर कौन है, कैपिटल टी शो करते हैं। तो ये यहाँ पे उपस्थित होगी। तो बोलने वाली जो बात करते हैं, ड्वार्फ की बात करेंगे हम, स्मॉल टी की बात करेंगे, वो यहाँ पे उपस्थित होती है। यानी कि ये सेम लोकस यानी कि आमने सामने उपस्थित होती है। कौन, कारक। तो किसी भी लक्षणों को जो निर्धारित करते हैं उनको हम, हमारे मेंडल सर ने उन्हीं को बोला है फैक्टर यानी कि कारक की बात की है। फिर उन्हीं के बाद में ये मेंडल साहब ने बताया है, मेंडल साहब ने इनको कारक कहा है। फिर एक साइंटिस्ट आए हैं जॉनसन सर, जॉनसन, और जॉनसन सर ने ही इस कारक को यहां पे जीन शब्द दिया है, यहां पे जीन शब्द दिया है। ओके, तो किसी भी लक्षणों को निर्धारित करने वाले
कारक पाए जाते हैं, मेंडल साहब ने इनको कारक कहा है, जबकि जॉनसन सर ने इसको जीन नाम दिया है यहाँ पे। ओके, तो जीन शब्द पूछा जा सकता है, ये जॉनसन ने दिया है। साथ में यहाँ पे आनुवंशिकी की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं। आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स है, ये जो शब्द है ये हमारे बेटसन सर ने दिया है, ये हमारे बेटसन सर ने दिया है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली पता है जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर यानी कि जोड़ी के रूप में उपस्थित होते हैं, सेम लोकस पे होते हैं यानी कि आमने सामने उपस्थित होते हैं। चलिए फिर हम सेकेंड हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला वर्ड है एलील। पूछा जाता है एलील क्या है, एलील का क्या अर्थ है? इसे बोलते हैं हिंदी में युग्म विकल्पी। एलील यानी कि युग्म विकल्पी की हम बात करते हैं। तो किसे कहते हैं युग्म विकल्पी? यानी कि जब जीन्स होती है, जीन्स होती है उसके जीन का एकांतरित स्वरूप, जीन का जो एकांतरित जो स्वरूप होता है उसको हम एलील यानी कि युग्म विकल्पी भी कहते हैं। ओके, जीन ये आपको पता है सदैव कैसे जोड़ी के रूप में उपस्थित होगी और उनका जो एकांतिक जो स्वरूप हो जाएगा उसी को हम कह देंगे एलील यानी कि युग्म विकल्पी कहेंगे। ओके, फिर हमारा अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो हम बात कर लेते हैं। एक होती है समयुग्मजी, समयुग्मजी होमोजाइगस, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस की बात करते हैं। देखिएगा यहां पे आपको शब्द का ही गेम है, शब्द में सब कुछ है। जैसे कि सम, सम का मतलब होता है समान। युग्मजी, युग्मजी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो हमारे युग्मनज से हमारे पास में जो युग्मक आएंगे। ओके, इसका मतलब हो गया समयुग्मजी के अंदर क्या हो जाएंगे, जो दोनों युग्मक होते हैं, दोनों कारक होते हैं, दोनों जो युग्मक होते हैं वो दोनों युग्मक कैसे होने चाहिए? यदि वो सेम है, समान है, तो उसको हम कहते हैं समयुग्मजी। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, उदाहरण से हम समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लंबा जो होता है उसको हम शो कैसे करते हैं? उसको हम शो करते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि जीन जो थी वो हमारे सिंबल है कैपिटल टी है। ओके, ये एलील के रूप में उपस्थित है, तो कैपिटल टी यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या हो गए? समयुग्मजी हो गए। ओके, स्मॉल टी ये भी क्या है? ये भी एक समयुग्मजी है। जैसे कि कैपिटल आर गोल को हम दर्शा सकते हैं, इसके अलावा जोड़ीदार को हम दर्शाते हैं तो स्मॉल आर से। ओके, फिर हम अगले बात कर लेते हैं, वो है हमारा विषम युग्मजी। विषम युग्मजी शब्द का गेम है, शब्द में सब कुछ है। विषम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अलग अलग, युग्मजी का मतलब हो जाएंगे हमारे यहाँ पे युग्मक। इसका मतलब इसमें हो जाएंगे दोनों जो युग्मक होंगे, दोनों जो युग्मक होंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो असमान रहेंगे। दोनों युग्मक कैसे रहेंगे? असमान रहेंगे। यहाँ पे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि यहां से सेम है, यदि कैपिटल टी लंबे वाली जीन और बोलने वाली जीन दोनों साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड संकर आता है, तो ये जो आता है ये क्या है? ये विषम युग्मजी, दोनों युग्म देखिएगा असमान है। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसकी बात करते हैं तो ये भी असमान। ठीक है, तो ये था समयुग्मजी और विषम युग्मजी की हम बात करते हैं। ओके, अगले हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, वो है हमारा फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। जिसे हम बार बार बातें करेंगे कि फिनोटाइप रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या क्या होते हैं। ओके, तो फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप की बात करते हैं। ये हम कैसे देखेंगे यहाँ पे? तो ये जो देखते हैं, हम देखते हैं इसकी बाह्य आकारिकी को देखकर, बाह्य आकारिकी को देखकर जैसे कि हमने पशु की त्वचा की बात करते हैं, तो उसके पशु की त्वचा का जो रंग देखेंगे हम बाहर से देख के बताएंगे कि वो लाल सफेद जो भी कलर होगा, तो उसके हम बाह्य आकारिकी को देखकर बताते हैं। इसी को हम कहते हैं फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप। जैसे कि मटर के पौधे की बात कर लेते हैं, तो उसके लक्षण प्रारूप की बात करते हैं, क्या वो लंबा है या बौना है? क्या पशु लंबा है या बौना है? क्या वो लाल है कलर है
या वो सफेद रंग का है या बैंगनी का है, तो इस प्रकार से जो देखते हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप कहते हैं। यानी कि हम उसके अंदर बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख के बताते हैं, इसी को हम कहते हैं फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप। फिर अगला है हमारा वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप। ओके, जीन प्रारूप की हम बात करते हैं तो जीन प्रारूप के अंदर हमें क्या देखना होता है, उसके अंदर हमें उसकी जीनी संरचना देखनी होती है। तो जीनी संरचना को देखकर, जीनी संरचना को देखकर जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, जैसे लंबे को शो करने के लिए हमारे पास टॉल यानी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये हमें ऐसा देखना पड़ेगा, वो देख के बताएंगे कि कितने अनुपात के अंदर ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ओके, तो ये फिनोटाइप था। जीनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब हम बाहर से देख के बताएंगे कि वो लंबा है, बौना है, लाल है, सफेद है, किस प्रकार से। जीनोटाइप के अंदर हम उसकी जीनी संरचना को हम देखेंगे। ओके, फिर अगला हम बात करते हैं प्रभावी लक्षण। जो भी हम विपर्यासी लक्षण लेते हैं, कोई भी हम लक्षण लेंगे तो उसके विपर्यासी लक्षण होंगे। एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर होगा। प्रभावी लक्षण का मतलब क्या है? इस प्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि जब भी कोई युग्मक या जो जीन या एलील जब वो विषम युग्मजीय अवस्था में होती है, जब वो विषम युग्मजीय अवस्था में होती है, तब जब विषम युग्मजीय अवस्था में होती है तब वो अपना प्रभाव प्रकट करती है, तब वो अपना प्रभाव प्रकट करती है। जब कोई एलील जब वो विषम युग्मजीय अवस्था में आती है और उस समय जो अपना प्रभाव प्रकट कर पाती है उसी को हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। इसी के साथ में अप्रभावी लक्षण की हम बात करेंगे। अप्रभावी लक्षण की जो विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर, विषम युग्मजीय अवस्था में जिसका अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसी को हम कहेंगे अप्रभावी लक्षण। जैसे कि आपको पता है एग्जांपल, जैसे कि लंबा, तो ये लंबा क्या एक प्रभावी लक्षण है जो क्या करता है विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर अपना प्रभाव प्रकट करता है। साथ में जैसे कि बोने की हम बात करेंगे। बोना, तो बोना जो होता है वो विषम युग्मजीय अवस्था में आएगा तो वो अपना प्रभाव प्रकट यहाँ पे नहीं कर पाता, तो वो होता है आपका यहाँ पे अप्रभावी लक्षण। ओके, फिर बार बार वर्ड आएगा चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड का मतलब कि जब भी हम संकरण कराएंगे, हम क्रॉस करवाएंगे, तो हमारे जो प्राप्त रिजल्ट होते हैं, प्राप्त परिणाम जो आते हैं, उनको हम दर्शाने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं, उनको हम दर्शाने हेतु जिसका उपयोग यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं चेकर बोर्ड। ये चेकर बोर्ड सबसे पहले पुन्नेट ने बनाया, पुन्नेट ने बनाया ये, इसलिए इसको पुन्नेट बोर्ड भी कहा जाता है। तो ये पुन्नेट सर ने इसको बनाया है। तो यहां तक हम बात कर रहे थे, ये थी हमारी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे जिसके अंदर हमने जीन को देखा था। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि हम इसको सिंबल, जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं या जो जीन होती है, उनको हम किस प्रतीक से या किस सिंबल से हम शो करते हैं वो हम देखते हैं। यहां पे उसको समझने का तरीका मैं उदाहरण ले रहा हूं। यहां पे मटर के पौधे की लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई। अब ये कोई लक्षण है तो इसके क्या होंगे, दो विपर्यासी लक्षण होंगे, जैसे कि एक प्रभावी होगा और दूसरा उसका अप्रभावी लक्षण होता है। तो लंबाई का यदि हम प्रभावी लक्षण की बात करते हैं तो प्रभावी लक्षण क्या होता है, वो होता है लंबा। ओके, यानी कि लंबा। ओके, अप्रभावी लक्षण क्या होता है, वो होता है आपका बौना। अब इसको हम कैसे प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे वो हमें समझना है। तो पहले आपको इसकी मीनिंग देखेंगे कि लंबे को इंग्लिश में कहते हैं हम टॉल। क्या कहते हैं, टॉल। अब यहीं से हम वर्ड उठाएंगे कि जो टॉल का जो फर्स्ट लेटर है उसको उठाएंगे। यहां पे हमने लिखा टी। अब यहां पे हमने जो कैपिटल टी लिखा है, कैपिटल के अंदर लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में जब कैपिटल टी लिखा है तो ये लंबे को प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है।
अब इसको बोलने को इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, इसके प्रभावी लक्षण के अनुसार लिखेंगे। तो हमने कैपिटल टी यहां लिखा है, तो यहां पर हम स्मॉल टी लिखेंगे। तो इसको ऐसे हम सिंबल को, जो प्रतीक को हम ऐसे प्रदर्शित यहां पे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहां तक आपके बेसिकली था, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन था। फिर हमने मेंडल साहब के बारे में पढ़ा, मेंडल साहब की सफलता के बारे में पढ़ा था। फिर मेंडल साहब ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। फिर उनके बाद में हमने सफलता के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर है वो है टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। बार बार ये वर्ड यूज आएंगे पूरे चैप्टर के अंदर, उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।